नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, ऐसा लग रहा है कि इंडिया गठबंधन के घटकों का रुख एक बार फिर से बदलने लगा है। दिल्ली के चुनाव में आम आदमी पार्टी की हार के बाद ऐसा लग रहा था कि इंडिया गठबंधन के दलों में एक रार ठन गई है और वो कांग्रेस को नीचा दिखाने, कांग्रेस को दोषी बताने की आपस में प्रतिस्पर्धा करने लगे हैं। एक के बाद एक कई पार्टियों ने उंगलियां की कांग्रेस की तरफ कि उसकी वजह से दिल्ली में बीजेपी जीती है और आम आदमी पार्टी की हार हुई है। उस समय सबको यही लग रहा था कि कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाने से फ़ायदा ये होगा कि जो क्षेत्रीय दल हैं उनके अपने अपने इलाके में उसे डिफेंसिव कर दिया जाएगा और आने वाले महीनों में जहाँ जहाँ भी चुनाव होने हैं वहाँ कांग्रेस बचाव की मुद्रा में होगी और ज़्यादा सीटों की मांग नहीं करेगी और इसका फ़ायदा वो उठा लेंगे। लेकिन अभी मुश्किल से 10 दिन भी नहीं गुजरे हैं कि एक चिंतन फिर से शुरू हो गया है, पुनर्विचार फिर से शुरू हो गया है। एक के बाद एक कई दलों ने अपने स्टैंड को रिव्यू किया है और बदलने का संकेत दिया है। ताज़ा बयान उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव का है। उन्होंने खुलकर कहा है कि इंडिया गठबंधन बिल्कुल बना हुआ है और बना रहेगा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस भी उत्तर प्रदेश में एक पार्टी है, उसका भी अपना कम सही जनाधार है और हमारा उसका संबंध बना हुआ है, कायम रहेगा। ये एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट है क्योंकि हम सब जानते हैं कि 2027 में उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं और इन दोनों के एक होने या अलग होने का पूरे चुनाव पर बड़ा असर पड़ने जा रहा है और दोनों पार्टी के प्रदर्शन पर तो पड़ेगा ही। इसके कुछ समय पहले ही आपको याद होगा कि पहले तृणमूल कांग्रेस के नेताओं ने कांग्रेस पार्टी को निशाना बनाया, लेकिन उसके तुरंत बाद अभिजीत बनर्जी, जो कि ममता बनर्जी के भतीजे हैं और माना जाता है कि तृणमूल कांग्रेस के भावी कर्णधार भी वही होंगे, उत्तराधिकारी ममता बनर्जी के वही होंगे, उन्होंने कहा कि इंडिया गठबंधन बना हुआ है और कांग्रेस के साथ तालमेल की संभावनाएं खुली हुई है। एक लेख छपा है सामना में, उद्धव सेना के जो प्रवक्ता हैं संजय राउत, उन्होंने दिल्ली की हार का विश्लेषण किया है और उस विश्लेषण में बताया है कि कैसे आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हरियाणा में बात टूटी और फिर दिल्ली में बात नहीं बन पाई। पहले वो पूरी तरह से आम आदमी पार्टी और केजरीवाल की वकालत करते थे। उद्धव की सेना भी यही करती थी, कांग्रेस को पर निशाना साधती थी, लेकिन इस लेख में उन्होंने उसे बैलेंस करने की कोशिश की है। दोनों पक्षों के जो तर्क हैं उनको सामने रखने की कोशिश की है और किसी एक को कटघरे में नहीं खड़ा किया है, किसी एक को दोषी नहीं बनाया है। तो ये तीन प्रमुख घटक जो कि दिल्ली के चुनाव में भी आम आदमी पार्टी के साथ थे, केजरीवाल के पक्ष में प्रचार तक किया था तृणमूल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, अब वो ये महसूस कर रहे हैं कि इंडिया गठबंधन बना रहना चाहिए, कांग्रेस के साथ रिश्ते बने रहना चाहिए, कांग्रेस के साथ बातचीत तालमेल की गुंजाइश को एक्सप्लोर किया जाना चाहिए। हालांकि इधर कांग्रेस पार्टी ने ठंडा रुख अख्तियार किया हुआ है, शायद इसीलिए कि इंडिया गठबंधन के जो घटक हैं वो उसी को निशाना साधते हैं, उसी पर हमले करते हैं और उसने एक ठंडापन अख्तियार कर लिया। लेकिन हो सकता है कि इसी ठंडेपन की वजह से इन तमाम पार्टियों को रियलाइजेशन हुआ हो, महसूस हुआ हो कि वो कांग्रेस के साथ ज़्यादती कर रहे हैं
और कांग्रेस के बिना उनका भी गुजारा नहीं होगा। आप देखिए कि चुनाव के बाद, दिल्ली चुनाव में जीत हासिल करने के बाद ये चर्चाएं शुरू हो गई थी कि अब भारतीय जनता पार्टी का निशाना पश्चिम बंगाल है। पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी को हटाना उसका लक्ष्य है। उस प्रदेश में अभी तक बीजेपी सरकार नहीं बना पाई है और इस बार वो ये लक्ष्य करके चल रही है कि उसे ये करना है। और इससे निश्चित रूप से ममता बनर्जी को चिंता हुई होगी। तृणमूल कांग्रेस को लग रहा होगा कि चूंकि पूरी चुनावी मशीनरी पर बीजेपी मोदी शाह का कब्जा है, चुनाव आयोग उनके हिसाब से काम करता है और बहुत सारे दंड फंद मोदी, उनकी सरकार और उनकी पार्टी करती है, और वो सब करके, जैसे उन्होंने हरियाणा का चुनाव पलट दिया, जैसे महाराष्ट्र का चुनाव पलट दिया और जैसे दिल्ली का चुनाव पलट दिया, वैसे उनका चुनाव भी पलट सकती है। ये भी गौर करने की बात है कि चौथे टर्म के लिए जब चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी और उनकी पार्टी, तो एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर कितना बढ़ चुका होगा, किस हद तक लोगों में एक तरह की नाराज़गी और मोह भंग की स्थिति होगी, और उससे जाहिर है कि उस पार्टी को फ़ायदा होगा जो उसको हरा सकती हो। यानी वो कांग्रेस की तरफ वोट उतना नहीं जाएगा और ना ही लेफ्ट फ्रंट की तरफ। वो पोलराइज होकर बीजेपी की तरफ जा सकता है, और बीजेपी जो पोलराइजेशन की पॉलिटिक्स खेल रही है और जिसमें वो बंगाल में भी कामयाब होते हुए दिख रही है, इसलिए वो कुछ भी उलटफेर कर सकती है। ये शंकाएं उसके दिमाग में भर रही है। हालांकि तृणमूल कांग्रेस का कैलकुलेशन अभी तक ये रहा है कि पश्चिम बंगाल में 30-35% के बीच में मुस्लिम मतदाता हैं, और अगर 15 से 20% भी हिंदुओं और दीगर धर्मों के लोगों के मत उसके पक्ष में पड़ जाए तो उसे हराया नहीं जा सकता। और इस फार्मूले को तोड़ पाना बीजेपी के लिए सचमुच में एक बड़ी टेढ़ी खीर है। लेकिन जिस तरह से पोलराइजेशन हो रहा है और जिस तरह से चुनावी धांधलियाँ हो रही हैं, एक अलग तरह की इलेक्शन रिगिंग का तरीका बीजेपी ने खोज लिया है। चुनाव आयोग से मिलकर ईवीएम के ज़रिए या वोटर लिस्ट को प्रभावित करके, तमाम तरह के हथकंडे करके, पैसे बांटकर, तो ऐसी सूरत में उसे लग रहा है कि वो कहीं वो खेल ना कर जाए जो उसने दूसरे राज्यों में किया है। और ऐसे में उसे कांग्रेस की ज़रूरत महसूस हो रही कि अगर जो भी, जितने भी 2, 4, 6% वोट कांग्रेस लेती है, अगर वो ना बटें और उसके साथ आ जाए कांग्रेस, तो शायद बीजेपी फिर कामयाब नहीं हो पाएगी और ये एक श्योर शॉट फार्मूला हो जाएगा जीत का। तो ये तो पश्चिम बंगाल का मामला है। अखिलेश यादव को भी रियलाइजेशन हुआ होगा कि 2027 के चुनाव में अगर उसने बीजेपी को पराजित करना है तो उन्हें राहुल गांधी और कांग्रेस का समर्थन एक बार फिर से चाहिए। लोकसभा चुनाव में अगर वो 37 सीटें लोकसभा की जीत पाए तो इसीलिए कि उनके साथ कांग्रेस और राहुल गांधी थे। जो एक माहौल बना था आरक्षण को लेकर, संविधान बचाने को लेकर, जाति जनगणना को लेकर, वो राहुल के द्वारा बनाया गया था। भले ही अखिलेश यादव पीडीए की बात करते रहे हों और उसका भी असर रहा होगा, लेकिन ये जब दोनों मिले तब उसका असर इतना व्यापक तरीके से हुआ कि बीजेपी 62 से गिरकर 36 सीटों पर आ गई। तो अगर ये दोहराना है ये सफलता, तो दोनों को अपना प्रदर्शन दोहराना पड़ेगा, और वो तभी संभव है जब दोनों एक साथ मिलकर चुनाव लड़ें। तो ये अखिलेश यादव का गणित है और उन्होंने भी ये महसूस कर लिया होगा और इसीलिए अपना रुख नरम किया है। हालांकि ये मानकर चलना भी ठीक नहीं होगा कि ये इनका रुख अब नरम होता जाएगा या
बदलेगा नहीं, ये मानना सही नहीं होगा। लेकिन एक रियलाइजेशन तो हो रहा है इन पार्टियों को, उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी रियलाइजेशन हो रहा है, और कुछ समय बीतने दीजिए, ये रियलाइजेशन आम आदमी पार्टी को भी होगा, क्योंकि पंजाब में जो हालात बन चुके हैं उनमें आम आदमी पार्टी के सत्ता में लौटने की संभावनाएं ना के बराबर हो गई। वहाँ घनघोर अलोकप्रिय हो चुकी है आम आदमी पार्टी की सरकार, भगवंत सिंह मान की सरकार। तो हो सकता है उनको फिर ये लगे कि अब पंजाब में किसी तरह से कांग्रेस के साथ तालमेल हो जाए और दोनों मिलकर चुनाव लड़ें और सरकार बने। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पंजाब में कांग्रेस पार्टी अब उनके साथ हाथ मिलाना चाहेगी, क्योंकि उसे लग रहा है कि अब तो सत्ता हमारे पास आने वाली है, क्योंकि कोई तीसरा चैलेंजर पंजाब में नहीं है। अकाली दल बहुत कमज़ोर पड़ चुका है, बीजेपी कभी भी मजबूत पार्टी नहीं थी। हालांकि इसको भी अंडरस्टिमेट करना होगा, क्योंकि मोदी शाह पंजाब में भी कोई बड़ा खेल करने की रणनीति ज़रूर बना रहे होंगे, क्योंकि पंजाब में भी आज तक उनकी सरकार नहीं बन पाई है, बीजेपी की सरकार नहीं बनी है। वो हमेशा अकालियों के साथ ही सरकार साझा कर पाए हैं, अपने दम पर कभी नहीं बना पाए हैं। तो बहुत सारे इसके अटकलें चल रही हैं कि आम आदमी पार्टी का बड़ा हिस्सा टूटकर बीजेपी में जाएगा, वो एक ताकतवर पार्टी बन जाएगी और फिर इलेक्शन जीत सकती है, या इलेक्शन आने के पहले सरकार बना ले तोड़ फोड़ करके। ये संभावनाएं हैं, इनसे इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये तो साफ है कि जितने भी क्षेत्रीय दल हैं उनका कांग्रेस के बिना गुजारा नहीं होगा, जो खासतौर से इंडिया गठबंधन के साथ है। मैं एनडीए के पार्टनर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, जो इंडिया के साथ हैं उनके लिए ज़रूरी है, और सिर्फ इसलिए नहीं कि उन्हें इलेक्शन लड़ना है, इलेक्शन जीतना है, और बीजेपी के खिलाफ इलेक्शन लड़ने जीतने के लिए उन्हें एक राष्ट्रीय पार्टी की दरकार है जो मजबूत भी हो। और ख़ास तौर पर 2024 के चुनाव के बाद अब कांग्रेस पार्टी, जहाँ तक राष्ट्रीय राजनीति का सवाल है, तो एक मजबूती प्राप्त कर चुकी है। संसद में उसकी संख्या है, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी हैं। संसद में जो लड़ाई लड़ी जानी है उसमें इन सब को कांग्रेस का सहयोग और समर्थन चाहिए होगा। तो ये तमाम फैक्टर हैं, और एक और सबसे बड़ा फैक्टर ये है जिसकी वजह से इंडिया गठबंधन की छतरी के तले बहुत सारी पार्टियां आ गई, और वो ये है कि मोदी सरकार जिस तरह से वेंडेटा पॉलिटिक्स करती है, जिस तरह से प्रतिशोध की राजनीति करती है, विपक्षी दलों को, विपक्षी नेताओं को फंसाने, परेशान करने, जेल भेजने के तिकड़मे करती रहती है, उससे लड़ने में अकेले दम पर बहुत मुश्किल होगी। इसके लिए ज़रूरी है कि बाकी दलों के साथ गठबंधन बने और बाकी दल सब उनके साथ मिलकर ये लड़ाई लड़ें। तो एक राष्ट्रीय स्तर पर जो बीजेपी और मोदी सरकार का हमलावराना रुख है और वो गैर कानूनी तरीके से चलता है, या कह लें कि कानून की आड़ में चलता है, उससे लड़ाई लड़ना अकेले पार्टी की बस की बात नहीं। तो इन सब को उसकी ज़रूरत है। इसलिए भी इंडिया गठबंधन का बने रहना और कांग्रेस पार्टी का साथ उनके लिए ज़रूरी हो गया है। जहाँ तक कांग्रेस पार्टी का रुख, जैसा मैंने शुरू में कहा कि ठंडा है, और पता नहीं वो इंडिया गठबंधन को कंटिन्यू करना चाहती है, नहीं करना चाहती फिलहाल, या उसको यूं ही ढीले ढाले तरीके से ले रही है, ये अभी स्पष्ट नहीं है। लेकिन हो सकता है कि कांग्रेस नेतृत्व घटक दलों को यह एहसास कराना चाहता हो कि वो कांग्रेस को टेकन फॉर ग्रांटेड न ले, उसको दरकिनार करके न चले, उसकी ताकत को कम ना आके, और उसके नेतृत्व को स्वीकार करें। वो भले ही मैं समझता हूं कि इंडिया गठबंधन का नेता किसी और को बना दिया जाए, ममता बनर्जी बनना चाहती हैं, ये बात फिर से दोहराई गई है, और ममता बनर्जी क्यों बनना चाहती हैं ये भी स्पष्ट है।
वो इसका लक्ष्य भी चुनाव ही है कि चुनाव में अगर इंडिया गठबंधन के नेता के तौर पर जाएंगी तो उनका कद और बड़ा होगा, और मतदाताओं से वो ये भी कहेंगे कि वो भावी प्रधानमंत्री पद की दावेदार हैं, तो शायद उनके मतदाताओं को और जोश आए, वो उनके पक्ष में और भरपूर तरीके से मतदान करें। हो सकता है अखिलेश यादव को भी ये लगे कि चुनाव के दौरान अगर वो इंडिया गठबंधन के कन्वीनर होंगे तो उनको उसका एडवांटेज मिल सकता है, और अगर इस तरह से एडवांटेज मिल सकता है तो कांग्रेस पार्टी को इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, कम से कम पश्चिम बंगाल के मामले में, जहां उसकी हैसियत बहुत मजबूत नहीं है, वो कमज़ोर है। और अगर इस एडवांटेज से बीजेपी को हराने में मदद मिलती है तो उसे करना चाहिए, क्योंकि उसने एक बड़ी चूक महाराष्ट्र में की है। उद्धव ठाकरे को गठबंधन का मुख्यमंत्री पद का दावेदार न बनाकर अगर वो किया होता तो शायद गठबंधन का प्रदर्शन अच्छा होता और शिंदे को परास्त करने में उद्धव ठाकरे और उनकी सेना को भी बहुत बड़ी मदद मिली होती। लेकिन इसकी रुकावट कांग्रेस ही थी या शरद पवार थे या कोई और वजह थी, ये स्पष्ट नहीं है। अलबत्ता अगर कांग्रेस ने जोर लगाया होता, जोर किए दिया होता, तो हो सकता है कि शरद पवार को भी ये बात माननी पड़ती। तो ये तो सब ने महसूस किया कि उद्धव ठाकरे को प्रोजेक्ट किया जाना चाहिए था। वो एक बड़ी रणनीतिक भूल इंडिया गठबंधन से या कांग्रेस के नेतृत्व से या जो 3 धड़े वहाँ मिलकर चुनाव लड़े थे उनसे हो गई। ये दूसरी जगह ना हो, इसका ख्याल रखा जाना चाहिए। तो लब्बो-लुआब ये है कि एक अलग तरह की चर्निंग अब इंडिया गठबंधन में शुरू हो गई है, और आने वाले चंद हफ्तों में, महीनों में शायद हमें देखने को मिलेगा कि एक नए सिरे से वहाँ गतिविधियाँ आकार ले रही हैं। कांग्रेस ने अपने गठबंधन को दुरुस्त, अपने संगठन को दुरुस्त करना शुरू कर दिया है। वो अपने को मजबूत बना रही है। उसके समझ में आ गया है कि हमें खुद को भी मजबूत करना होगा, तभी हमारा दावा भी मजबूत होगा। और इसके साथ साथ अगर वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने में भी ताकत लगाएगी, उसका नेतृत्व लगाएगा, तो मोदी सरकार को, प्रधानमंत्री मोदी को एक बड़ा चैलेंज दिया जा सकता है। और चूंकि घरेलू हालात भी अब मोदी और उनकी सरकार के लिए बहुत अनुकूल नहीं हैं, जिस तरह से दुर्घटनाएं हुई हैं उनको देखते हुए, और अंतर्राष्ट्रीय जगत में भी मोदी की छवि को बट्टा लग रहा है। जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने उन्हें ठेंगा दिखा दिया, उनकी रिक्वेस्ट को स्वीकार नहीं किया, और जो प्रवासी भारतीय हैं उनको उसी तरीके से अपमानित करते हुए जानवरों की तरह हथकड़ियाँ बेड़ियाँ लगाकर भेज रहे हैं। और एक हर दिन कोई नया फरमान आ रहा है, कभी कोई ऐड कम की जा रही, कभी टैरिफ बढ़ाया जा रहा है, कभी कहा जा रहा है कि ब्रिक्स ख़त्म हो गया है। हर तरह से दबाव डालने की कोशिश की जा रही है, अपने अंदर अपने कदमों में झुकाने की कोशिश की जा रही है। तो अंतर्राष्ट्रीय छवि भी प्रधानमंत्री मोदी की कमज़ोर होती जा रही है, क्योंकि वो तन कर खड़े नहीं हो पा रहे हैं, वो सरेंडर की मुद्रा में। तो एक झटका उनको अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लग रहा है और एक घरेलू स्तर पर भी लग रहा है, और पार्टी के अंदर और संघ परिवार में भी शायद अब उनकी वो हैसियत नहीं है। बेशक उन्होंने हरियाणा और महाराष्ट्र और दिल्ली का चुनाव जितवा दिया हो, लेकिन वो उनकी कहना चाहिए ना वो कद रहा, ना वो लोकप्रियता रही, और अब आगे का सफ़र उनके लिए कठिन होगा। ऐसी सूरत में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन अगर एकजुट होकर लड़ाई लड़ेंगे तो ये उनके लिए एक अच्छी ज़मीन तैयार कर सकेगा 2029 के चुनावों के लिए। और इस दौरान जहाँ जहाँ भी चुनाव होने हैं, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, असम में, पंजाब में, इन सब जगहों पर उसको फ़ायदा मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। धन्यवाद। नमस्कार।